कुल 40 लोकसभा सीटों में से जहां 14 पर मतदान हो चुके हैं, तो वहीं अब चौथे चरण में बिहार की कुल 5 सीटों पर मतदान होने हैं, जहां दांव पर दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर है। इन तमाम सीटों का सही और सटीक विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ आशुतोष पांडे जुड़े हुए हैं। तो सर से हम सबसे पहले बेगूसराय सीट के बारे में चुनावी चौसर में आज बात करेंगे। सर, बेगूसराय से गिरिराज सिंह जहां बीजेपी से मैदान में उतरे हैं, तो वहीं सीपीआई के अवधेश राय हैं, जहां आज गिरिराज सिंह ने लव जिहाद के बाद अब वोट जिहाद की बात की है। इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा जनता पे? देखिए जनता के सेंटिमेंट पे जाने से पहले मैं चाहूंगा कि बेगूसराय का सबसे पहले हम डेमोग्राफिकल स्ट्रक्चर समझें। आप समझिए कि 2019 में बेगूसराय में रियल में ग्राउंड पे फाइट दिखता था, जब सीपीआई के तरफ से उम्मीदवार थे कन्हैया कुमार। अब कन्हैया कुमार जिस बिरादरी से बिलोंग करते भूमियार समाज, उसी समाज से गिरिराज सिंह भी बिलोंग करते हैं सर। अभी लेकिन सुनिए, फाइट वहां पे दिखा, लेकिन जिस दिन रिजल्ट आया ना, मार्जिन 4 लाख से ऊपर था। 4,22,217 वोट से गिरिराज सिंह जीत गए। गिरिराज सिंह को टोटल जो वोट प्रतिशत मिला था, वो टोटल पोल का 12,26,503 पोल हुआ था। उसमें से 56.48% वोट गिरिराज सिंह को मिला था। लगभग 6,92,193 वोट 2019 में मिला था। लेकिन क्या यही 2024 में होगा, ये देखने वाली बात थी। आपको बता दें कि वहां पे जो बरारीपुर है, बछवाड़ा है, तेघड़ा है, मातीहानी है, साहेबपुर है, कमल है, बेगूसराय सिटी है, अब बखरी, इन सभी जगहों पे जो हिंदुओं का सेंटीमेंट है आज के डेट में, वो गिरिराज सिंह के पक्ष में। लोग नरेंद्र मोदी के साथ साथ गिरिराज सिंह को वोट कर रहे हैं बेगूसराय में, इस बात को समझिए। और अनंत सिंह का भी फैक्टर है। अनंत सिंह जो बाहर आए हैं, तो एक अधिक उत्साह से भूमिहार समाज इस बार बेगूसराय में वोट करेगा। अनंत सिंह के आने से क्या वोट पर अब इम्पैक्ट पड़ेगा? इम्पैक्ट देखिए, वो गढ़ ही है अनंत सिंह का। मोकामा, बेगूसराय, लखीसराय, ये सब जो गढ़ है, इस सब वोट पे, ये सब जगह पे इम्पैक्ट पड़ना निश्चित है, पड़ेगा। और आपको बता दे कि इस बार फाइट तगड़ा होता अगर कन्हैया कुमार इस सीट से लड़ते तो। कन्हैया कुमार डर गए क्या, दिल्ली चले गए? बहुत अच्छा सवाल आपका रहा। दिक्कत देखिए, जब राजनीतिक गणित को सॉल्व कीजिएगा ना, तो डिफरेंशिएशन में dy by dx करना है। अच्छा। तो dy by dx हमेशा 1 और 0 नहीं होता, कभी कभी अलग भी होता है। कन्हैया कुमार डरा नहीं, कन्हैया कुमार को बिहार से अलग कर दिया गया, क्योंकि डर गए एक शहजादे के पिता कि कन्हैया कुमार अगर विपक्ष का बड़ा नेता बनता है तो भविष्य में उस शहजादे का कुर्सी डगमगा सकता है। इसलिए उसको बिहार की राजनीति से ही अलग रखा गया कन्हैया कुमार को। बात को समझिए, बेगूसराय से अगर इस बार फाइट होता, कन्हैया कुमार फाइट करता, जीत का मार्जिन इस बार मैं बता दूं आपको कि लगभग 13,70,000 प्लस पोल होगा, अनुमान था खबर फर्स्ट के अनुमान से। और अगर कन्हैया कुमार चुनाव में खड़ा होता है अगेंस्ट में, तो मार्जिन बहुत कम होता गिरिराज सिंह का जीतने का। लेकिन क्या ऐसा हुआ? नहीं, क्योंकि तेजस्वी का राजनीतिक करियर चौपट हो जाता। आपको मैं कितने दिन से हर शो में बताता हूं कि पप्पू यादव हो या फिर कन्हैया कुमार जैसे नेता हो, किसी भी नेता को आगे नहीं बढ़ने देने का कारण सिर्फ और सिर्फ धृतराष्ट्र का अंधापन है।
वो अपने पुत्र को बनाना चाह रहे हैं राजा। भैया बेगूसराय सीट की, अब बेगूसराय सीट पे है, बेगूसराय सीट बीजेपी जीत रही है, कोई नहीं हरा सकता। आप नोट कर ले, 4 तारीख को पूछ लीजिएगा। सर अब बेगूसराय की तरफ से हम अपना रुख समस्तीपुर की तरफ मोड़ते हैं। समस्तीपुर आजकल बहुत ही हॉट सीट बनता हुआ नजर आ रहा है। वहां से जेडीयू के मंत्रिमंडल अशोक चौधरी की बेटी सांभवी चौधरी जहां मैदान में एलजेपी से हैं, तो वहीं महेश्वर हजारी के बेटे सन्नी हजारी कांग्रेस से मैदान में हैं। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? इस समीकरण का क्या असर पड़ेगा? देखिए, सांभवी को वहां से हराना नामुमकिन है। अच्छा, सीधे तौर से मैं आपको बता दूं तो समस्तीपुर सीट पे फाइट ही नहीं है। फाइट ही नहीं। ये सबसे लीडिंग सीट हो सकता है। एक बात नोट कीजिएगा कि विपक्ष को हराने में सबसे ज्यादा मार्जिन हो सकता है कि समस्तीपुर सीट से मार्जिन मिले। लगभग मुझे लगता है कि यहाँ से 2 से 3 लाख का मार्जिन भी हो सकता है जीत का। तो सांभवी से टक्कर नहीं है किसी का। यहाँ से सांभवी आराम से निकाल लेगी। आपको बता दे कि हम आपको चुनाव से पहले भी बताए थे थर्ड फेज में कि अररिया फंस रहा है। अररिया फंसा है, आज भी मैं बोल रहा हूं। अब 25-30 हजार का मार्जिन कोई कैलकुलेट करने वाला अभी तक चुनावी ना पंडित मिले हैं ना कोई मशीन है। अगर ऐसा रहता तो लोग उसी दिन रिजल्ट निकाल दिए, चुनाव खत्म रिजल्ट आ जाता। ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन अररिया फंस रहा है। वैसे ही मैं बता रहा हूं कि समस्तीपुर क्लीन स्वीप, एक तरफा वहां सांभवी जीत रही है। लेकिन अब देखिए, आपके मन में सवाल उठता होगा कि सांभवी कैसे हारेगी। तो सांभवी का मार्जिन कम कराना होगा तो पोलिंग स्लो होना चाहिए। अगर पोलिंग 50 से नीचे हुआ तब कॉन्टेस्ट में विपक्ष दिखेगा, वरना नहीं। पिछले बार का क्या था? पिछली बार का मैं बता दूं 2019 में 10,19,771 वोट पड़े थे। लगभग 60.74% वोट पड़ा था, जो पिछले बार से 15% ज्यादा था। लगभग आपको बता दूं मैं कि 2014 में 8,63,211 वोट ही पड़ा था। लेकिन 19 में कितना पड़ा? 10,19,771। लेकिन अगर यही रहा वोट तो लगभग इस बार 12,10,000 प्लस वोट पड़ना चाहिए। तब सांभवी का जो मार्जिन होगा वो 2.5 से 3 लाख के बीच होगा। अच्छा। लेकिन अगर वोटिंग परसेंटेज कम होता है अभिलाषा जी, 48, 49, 47 ऐसे हो जाता है तो सीट फंस सकता है। तब भी सांभवी जीतेगी, मैं तब भी बोल रहा हूँ, मार्जिन कम। तो सर अब बात करते हैं मुंगेर की, जहां मुंगेर से ललन सिंह जदयू से, तो वहीं अनीता देवी जो कि बाहुबली अशोक चौधरी की धर्मपत्नी है। तो इसका जनता पे क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या बाहुबलियों का आतंक दिखेगा इस बार वहां मैदान में, या धनबली का आतंक दिखेगा? देखिए, सबसे पहली बात मैं बता दूं कि आप खाकी मूवी देख के ये मत डिसाइड कर लीजिए कि वहां से कौन जीत रहा है। वहां से वीणा देवी 2014 में जीत गई थी लोजपा से। अच्छा। फिर 2019 में ललन सिंह जीते, राजीव रंजन सिंह इनका नाम। लेकिन मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा डेमोग्राफिकल स्ट्रक्चर देखिए। ये सब चीज ना डायरेक्ट बोलने वाला काम ना लाइव सिटीज वगैरह पर दिया कीजिए। वो लोग डायरेक्ट बोलते हैं बिना डेटा वगैरह का बात करना। यहाँ मैं डेटा से बात करता हूँ। मुंगेर में असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो जमालपुर है, सूर्यगढ़ा है, लखीसराय है, मोकामा है, बाढ़ है। तो इस बार धनबली वर्सेस नहीं, धनबली है ही नहीं। आप बात समझिए, बाढ़ हो गया, मोकामा हो गया, लखीसराय हो गया, जमालपुर हो गया। इस सब में किसका ज्यादा वर्चस्व है? भूमिहारों का। बाढ़ बढ़िया इस सब साइड में जाइएगा तो वर्चस्व किसका है? और दूसरी बात कि अनंत सिंह का तो फैक्टर है ही। एलजेपी इस बार गठबंधन में है तो पासवान वोट, ये सब जो वोट है SC ST कैटेगरी का, युवाओं का वोट भी ललन सिंह के साथ है।
ये मत भूलिए कि ओबीसी समुदाय से जो कोयरी कुमड़ी ये सब जो वोट बैंक है वो नीतीश कुमार के कारण और खास करके ललन सिंह के कारण भी। कभी भी आप कीजिएगा गणना, लोग बोलते हैं कि आप जो बोलते हैं किस तरह से सही हो जाता है, तो हम भैया ग्राउंड पे जाते हैं और ग्राउंड पे जाने के बाद सेंटिमेंट मिलाते हैं, डेमोग्राफिकल स्ट्रक्चर पे बात करते हैं, फिर डेटा देखते हैं। दिल्ली में बैठ के सिर्फ डेटा पे नहीं झांक देते हैं, तो वहां से ललन सिंह को कोई नहीं हरा सकता। आज के परिवेश में बोल रहा हूं, राजनीतिक परिवेश में 2030 में क्या होगा, 29 में क्या होगा, इसका आकलन अभी नहीं किया जा सकता। लेकिन 2024 में ललन सिंह इस सीट को 1 लाख प्लस वोट से जीतेगा। एनडीए से ललन सिंह वर्सेस ललन सिंह हो रहा है सर। जहां बीजेपी से एक ललन सिंह सामने आ रहे हैं, तो वहीं जदयू से भी एक ललन सिंह सामने आ रहे हैं। इसका क्या फैक्टर बनेगा? क्या ये दोनों लड़ रहे हैं एक साथ? निर्दलीय से ललन सिंह सामने आ रहे हैं बीजेपी में। नहीं, देखिए निर्दलीय फैक्टर नहीं करेगा। अच्छा, ये जान जाइए। लेकिन है तो बीजेपी नेता ही ना। नहीं, बीजेपी नेता होने से नहीं होता। अच्छा, यहाँ पे 2024 का जो चुनाव है, हाँ। सिंबल पे हो रहा है। क्या वो बीजेपी के सिंबल से चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं। क्या वो एनडीए के किसी भी पार्टी घटक दल के चुनाव चिन्ह पे लड़ रहे हैं? क्या नरेंद्र मोदी को उनका सपोर्ट है? क्या बीजेपी का कोई कार्यकर्ता उनको सपोर्ट कर रहा है? अगर नहीं कर रहा है और कर भी रहा है अगर कोई डिस्ट्रिक्ट का, मुझे जहां तक मालूम है, नाम मैं नहीं धरूंगा, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ललन सिंह जीत जाएंगे, आप निश्चिंत रहिए। लेकिन मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं धोखाधड़ी की बू आ रही है। बस इतना ही बोलूंगा। सर, अब बात करते हैं दरभंगा और उजियारपुर की, जहां दरभंगा से गोपाल जी ठाकुर फिर से ताल ठोक रहे हैं, तो वहीं ललित यादव इनका मुकाबला करने के लिए मैदान में है। तो वहीं उजियारपुर से नित्यानंद राय और आलोक कुमार मेहता आमने सामने। इस समीकरण को आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले मुझे डेटा देख लेने दीजिए। जो मेरा डेटा है, गोपाल जी ठाकुर की अगर हम बात करें, तो पिछली बार जो चुनाव हुआ था, लगभग अभिलाषा जी 60.79% 60.79% वोट मिला था गोपाल जी ठाकुर को। लगभग 5,88,668 वोट लाए थे। वहीं जो दूसरे नंबर के कैंडिडेट थे अब्दुल बारी सिद्दीकी, लोकल में ऐसा नहीं है कि पकड़ नहीं था, हवा बहुत टाइट था, लेकिन 3,18,679 वोट पे सिमट के रह गए 33% वोट। आप मार्केट के हवा पे मत जाइए। चुनाव ऐसे नहीं जीता जाता। चुनाव जीतने के लिए डेमोग्राफिकल स्ट्रक्चर, सेंटीमेंट और डेटा तीनों का जरूरत होता है। आप हमको बता दीजिए कि दरभंगा में कभी भी विपक्ष को 2014 या 2019 में 33% से ज्यादा मिला हो, 34% से। वो तो वोट मिलेगा नहीं। मुसलमानों का वोट बीजेपी को मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्लियर है। बेनीपुर से वोट लेके दिखा दे, जहां ब्राह्मणों का संख्या ज्यादा है, वहां से तो खुलेआम है बीजेपी। अलीनगर में फिर बीजेपी लेके दिखा दे सीट। ऐसा नहीं है कि वोट मिलेगा वहां पे बिंदु होगा, लेकिन मुसलमानों का वोट तो मिलेगा ना इंडिया अलायंस को। दरभंगा रूरल में जाइए, बीजेपी है। दरभंगा टाउन में देखिए, बीजेपी है। बहादुरपुर घूम लीजिए, जो हिंदू है वो खुलेआम बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है। गौरव बाबूराम एक क्षेत्र है, वहां पे असेंबली कंस्टिट्यूएंसी है। आप उसको घूम लीजिए एक बार अच्छा से, आपको पता चलेगा स्थिति क्या है। मिथिला के लोग जो होते हैं ना, बहुत ही इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, बोलेंगे नहीं, लेकिन वोट का चोट बहुत सटीक मारते हैं। तो आप निश्चिंत रहें, ये सीट अगर दरभंगा बीजेपी नहीं जीतेगी तो कहां जीतेगी? हमको बताइए। मिथिले हार जाएगी तो जीतेगी कहां? तो एकदम निश्चिंत रहिए, यहां से जीत निश्चित है, निश्चित है जीत।
मार्जिन बता दूं, मार्जिन देखिए, जो पहले 1.5 लाख का था, मुझे तो लगता है कि अभी वो 1.5 लाख है, लेकिन वो उठ गया, इसलिए 50,000 कम कर दे रहा हूं। 1 लाख वोट से जरूर जीतेगा। इस बार राम मोदी फैक्टर और मंदिर फैक्टर भी रहेगा। हाँ? मिथिलांचल में इस बार देखिए, पूरे विश्व में, पूरे देश में, बोलने तो दीजिए, पूरे देश में है। बोलिए, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? इस बार मिथिलांचल की जैसे आपने बात की, तो इस बार मिथिलांचल में राम मंदिर फैक्टर भी रहेगा, वोट का मुद्दा। मैडम, हम बोल ही रहे हैं कि पूरे देश में है राम मंदिर का मुद्दा। मिथिलांचल जो राम को लाए हैं, जनता उनको लाएगी। आप समझिए बात को। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, लोग बोलते हैं कि पत्रकार यार हो के तुमको बैलेंस होना। हम एक बात पूछना चाहते हैं कि हम वही ना बात बोलेंगे जो जनता सोच रही है, जनता के मन में है। मिथिलांचल वाले लोग का तो और सेंटीमेंट है कि हमारे, अब देखिए, सीता जी थी मिथिला की, ठीक, हमारे दामाद है, और जो दामाद को ताला बंद कर दिया था, मिथिला की धरती के दामाद को जो टेंट में रखा था 500 साल से, मिथिला के धरती के दामाद को जिसने आराध्य होते हुए, जो हिंदुओं के आराध्य राम है, उनका पूजा करने का इजाजत नहीं दिया था जिस पार्टी, क्या वो सब बात तुम भूल गए हैं? मिथिला है मैडम, यहाँ प्रेम से लिया जाता है, आहा का बोल के ले लेगा सब, तो वोट तो नहीं मिलने वाला। अब मिथिला में मैं क्या साफ तौर पे बोल रहा हूँ कि देश में यही चल रहा है, जो राम को लाए हैं वोट हम उनको, जनता उनको लाएगी। वोट का एक तरफा है, दरभंगा हो गया, आप समस्तीपुर पूछ रहे हैं, ये सब चीज पूछने का ही नहीं है, सीधे बीजेपी के खाते में, बीजेपी के खाते में 4 तारीख को दिखेगा मैडम। 1 घंटा के लिए लीड नहीं कोई कर पाएगा इस सब चीज पे, पूरा दिन भर चलता है ना। मैं बोलता हूं कि पहला जो आवर रहेगा उस समय से इस सब सीट पे बीजेपी लीड करती दिखेगी। ये मत कहिएगा, लोग कहेंगे कि नहीं नहीं ये मोदी जी का, क्योंकि आता है, देखिए कमेंट, भैया हम वही दिखाते हैं जो सच होता है। हम बोल सकते थे मोदी जी का अगर रहते कि नहीं नहीं औरंगाबाद भी गड़बड़ा गया, हम बताए ना कटिहार में फाइट है, हम बताए ना किशनगंज आप जीत रहे हैं, हम बताए ना मैनपुरी आप जीत रहे हैं, कहां तक फाइट है, कैसे है फाइट, सब बताए। अब आप पूछिएगा पाटलिपुत्रा जीत जाएंगे तो लालू जी का पसीना छूट जाएगा जीतने में, वहां वो सब सीट ऐसे नहीं होगा। जो बात है क्लियर बताता हूं मैं। उजियारपुर का अगर बात कीजिएगा, उजियारपुर के बारे में जो पूछे थे आप, तो देखिए उजियारपुर से जो आपका नित्यानंद राय खड़े हैं, आलोक कुमार मेहता खड़े हैं, तो देखिए उजियारपुर इस बार ऐसा जो चौथा चरण है, चौथा चरण बीजेपी के लिए बहुत बढ़िया रहा। पूछिए क्यों? आलोक कुमार मेहता 2014 में भी खड़ा हुए थे, क्या हुआ था मैडम? वहां हार गए थे, वो 30% वोट भी नहीं लाए थे, फिर भी इस बार महागठबंधन, और मार्जिन जो था वो 60,000 का मार्जिन था। अब वहीं 2019 में बात कीजिएगा तो मार्जिन जो था 2,77,000 का था। तो जितना आलोक मेहता लाए नहीं थे ना, उतना मार्जिन से नित्यानंद राय हरा दिए थे चुनाव विपक्षी को। तो आप समझ सकते हैं कि 2019 में जितना वोट आलोक मेहता 2014 में न लाए थे, उतना मार्जिन से नित्यानंद राय जीते थे। तो उजियारपुर में आलोक मेहता फिर 10 साल बाद आएंगे और सोचिएगा कि हरा के चल जाएंगे, तो मुश्किल है, फाइट रहेगा। हम क्या बताएं आपको, ये सब सीट के बारे में समझिए। ये सब सीट में जो इंडी अलायंस के उम्मीदवार होंगे 30% के नीचे उनका वोट पोलिंग रहेगा, मात्र 30%। हाँ, अगर पोलिंग कम हुआ तो नित्यानंद राय 50 से 60,000 वोट से जीतेंगे। पोलिंग परसेंटेज ज्यादा हुआ तो परसेंटेज बढ़ जाएगा। तो यही है गणित। 5 का 5 सीट निकल रहा है बीजेपी का। जो फंसना था वो फंस चुका है, अब कोई सीट नहीं फंसने वाला।
रोड शो आप देखे होंगे कि एक दिन पहले हम खबर फर्स्ट में बोलते कि बीजेपी का अगर सीट क्लोज फाइट हुआ तो कार्यकर्ता का दिन होगा। बहुत अति उत्साहित है ये लोग, थोड़ा सा कम रखे, कर्म पे ध्यान दे। उत्साह के लिए 4 तारीख का दिन है, उस दिन पूरा सेलिब्रेट कर सकते हैं, अच्छा से लड़िए। जो विद्यार्थी एग्जाम में नहीं पढ़ता है तो वो उसका रिजल्ट इम्पैक्ट पड़ता है। तो कार्यकर्ताओं को मेरा यही है कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो अब फोकस हो जाए, नहीं तो बहुत सारी सीटें पे क्लोज फाइट देखने को मिलेगी। आपको क्या लगता है इन 5 सीटों पे किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम विश्लेषण के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।